नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं किस तरीके से आप हिंदी पेपर को एक दिन में फोड़ सकते हैं। तो चलिए, ऐसी कुछ मिस्टेक आपको जो नहीं करनी है एंड ऐसे कुछ टिप्स जिससे आप आपके मार्क्स बूस्ट कर सकते हैं। भैया आपके पास है एक दिन। अब मैं बोलूँगा कि आपको एक सैम्पल पेपर सॉल्व करो, तो आप बोलोगे भाई लिखने में बहुत टाइम जाएगा, एटलीस्ट 3 से 4 घंटा लगेगा। तो भैया मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि एक सैम्पल पेपर को लिखो, सिर्फ और सिर्फ देख लो कि वो सैम्पल पेपर में आपको किस जगह अड़चन आ रही है। पैराग्राफ में अड़चन आ रही है, या फिर व्याकरण में अड़चन आ रही है, या फिर उपयोजित लेखन में। जिस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आ रही है उस टॉपिक को यहाँ पे टिक कर लेना है एंड उसी टॉपिक्स को आपको आज के दिन कर लेना है। जो स्ट्रांग है उसको मत करो, ठीक है, क्योंकि वो तो आपका आते हैं। जो वीक है उसको ही आपको ध्यान देना है। ये बात मेरी समझ में आ रही है आपको? नहीं, ये मेन बात है, कमियों की पता चलेगी। ऐसा तो नहीं है भाई कि हर कोई महाशय जब सैम्पल पेपर सॉल्व करेगा तो सभी के सभी क्वेश्चन कर लेगा। बहुत रेयर केस होगा कि उसको सभी के सभी आ जाएगा, बट बहुत से स्टूडेंट अटकेंगे एंड जहाँ पे अटकेंगे वही आपको जो है लटकना नहीं है, आपको उसमें सुधारना करनी है एंड इसी दिन को आपको उसी लिए यूज़ करना है। कैसे? अब सपोज दैट आपको जो है मतलब आपने सैम्पल पेपर जो है सॉल्व किया एंड सैम्पल पेपर जब आपने सॉल्व किया तो उसमें व्याकरण में देखो कि आपने कहाँ कहाँ पे गलती की या फिर कहाँ कहाँ पे आपको क्वेश्चन नहीं आया। वो क्वेश्चन नहीं आया तो वह क्वेश्चन, ठीक है, सॉरी, वह क्वेश्चन नहीं, वह जो ग्रामर के टॉपिक है जो आपको क्वेश्चन में नहीं आए थे, उस टॉपिक को आपको यूट्यूब पे जाकर सर्च करना है एंड वो जो वीक टॉपिक थे ग्रामर के उसको स्ट्रॉन्ग कर लेना है। देखा जाए ग्रामर में तो हिंदी में बहुत ईजी होते, बट स्टूडेंट को यहाँ पे जो है थोड़ी बहुत तकलीफ आती है, तो ठीक है, तो सर्च कर लेना, यहाँ पे थोड़े बहुत सॉल्व कर लेना जो वीक टॉपिक है व्याकरण के। दूसरी बात, उपयोजित लेखन। उपयोजित लेखन में भी आप बहुत बार फंसोगे। जिस टॉपिक में फंसे, निबंध लेखन में फंसे तो निबंध लेखन का सर्च कर लो, कथा लेखन में फंसे कथा लेखन का सर्च कर लो, वृत्तांत लेखन में फंसे तो वृत्तांत लेखन का कर लो, जायरात लेखन में फंसे तो जायरात का कर लो। ठीक है, जिस टॉपिक में आप फंसे हो उस टॉपिक को देख लो एंड उस वीक टॉपिक को स्ट्रॉन्ग कर लो। ठीक है, समझ लिया? इसका फ़ायदा है, मतलब सैम्पल पेपर का करने का फ़ायदा यह है। अब भैया एक और बात, हमें पता है 2 विभाग होते हैं, एक तो गद्य और पद्य। ठीक है, मतलब एक कविता का विभाग होता है एंड एक जो आपका पाठ, ठीक है, पाठ होता है, वह विभाग होता है। तो जो गद्य विभाग होता है, मतलब जो पाठ का विभाग होता है, जिसमें एक आध जो है कथा होती है बेसिकली, ठीक है, तो उसमें बहुत से स्टूडेंट जो है ना पैराग्राफ, मतलब पैराग्राफ आता है और स्वमत आता है। ठीक है, तो पैराग्राफ मतलब सॉरी पैराग्राफ तो कर लेते हैं, बट यहाँ पे अड़चन आती है स्वमत में। स्वमत में वो लिख नहीं पाते। तो मैं आपको बताना चाहूँगा यार, पैराग्राफ इजी होते हैं, आप पैराग्राफ में ढूंढ कर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, बट स्वमत में अड़चन आ सकती है। बट ऐसा नहीं है, आपको किसी ने कहा है कि स्वमत जो है किसी टारगेट पब्लिकेशन या फिर नवनीत पब्लिकेशन या फिर चेतना पब्लिकेशन या फिर आपकी बुक में से जो कुछ भी स्वमत है वो करना मत, उसमें से एक भी नहीं आएगा। रेयर केस में आया तो आएगा, बट बिल्कुल मेरी गारंटी ले लो वो नहीं आएगा। क्वेश्चन ऐसा आएगा कि जो बहुत बहुत ईजी होगा, बहुत ईजी होगा। तो उसको मैं एक ट्रिक बताना चाहता हूँ स्वमत में। यार 2 मार्क के लिए आपको पूछा जाता है, ट्राई करो कि 5 लाइन में लिख डालो। क्या बोला मैं? 5 लाइन तक लिख डालो, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। बट कुछ भी नहीं लिखना है, 5 लाइन लिखना है तो कुछ भी नहीं लिखना है। जो पॉइंट आपको दिया है, जैसे कि सपोज दैट जल ही जीवन है, एक यह पॉइंट है, जल ही जीवन है, तो जल के बारे में आपको पॉइंट्स लिखने हैं कि जल क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जल में क्या क्या है वगैरह वगैरह जो बातें होती है वो, ठीक है, जल के रिलेटेड ही लिखनी है एंड 5 लाइन तक लिखनी है। ठीक है, इस तरीके से, मतलब एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ, आपको सहमत 2 में से 2 मिल सकते हैं कुल। उसके बाद पद्य विभाग, जो आपका कविता का विभाग होता है, इसमें जो है ना, इसमें हर जगह प्रॉब्लम होती है। जो आपका पैराग्राफ होता है उसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है, क्योंकि आपको सपोज दैट किसी कविता का पैराग्राफ आपके क्वेश्चन पेपर में डाल दिया तो वो भी बहुत से स्टूडेंट को आता नहीं है, क्योंकि उसका अर्थ ही नहीं समझ में आएगा तो क्या आएगा यार। तो इसीलिए मैं बोलना चाहता हूँ यार, यहाँ पे आपको जो है कविता का अर्थ कर लेना है। क्या बोला मैं? कविता का अर्थ कर डालो, कविता का अर्थ सबसे पहले कर दो। अब ये कुछ मराठी के पेपर जैसा नहीं है कि आपको रसग्रहण आएगा, ठीक है, काव्य सौंदर्य आएगा, ये वगैरह वगैरह जो बातें वो नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ अर्थ ही आएगा। एंड दूसरी बात तो आपको पैराग्राफ में फ़ायदा होगा, मतलब पैराग्राफ से जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, मतलब क्वेश्चन जो आते हैं उसमें आपको पैराग्राफ से ढूंढने पड़ते हैं।
तो आपको पैराग्राफ पढ़ने में आसानी होगी, समझने में आसानी होगी जब आप कविता का अर्थ कर लेंगे। एंड कविता का अर्थ जो 2 मार्क के लिए पूछा जाता है वो भी आप कर लेंगे। कूल, ये बात कर लो, सभी के सभी कविता का अर्थ कर लो। एंड जो रही बात सोमत में, तो सोमत में कुछ टेंशन वाली बात नहीं है, खुद से लिखो, जो मैंने बोला वो करो। अब नेक्स्ट पार्ट, अब है भैया पूरक पठन। पूरक पठन भी जो है हमारी किताब में से होता है, जैसे कि स्थूल वाचन मराठी में था इस तरह से, बट इसमें जो है ना रटाना नहीं होता है, ठीक है। पैराग्राफ आता है, उसमें पैराग्राफ नहीं था, इसमें पैराग्राफ आता है, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है। इसमें 2 मार्क के लिए एक चार्ट आता है, ठीक है, एंड 2 मार्क के लिए सोमत आता है, ये बात जान लो, ठीक है। तो सबसे पहली बात, जो गद्य विभाग में मतलब जो आपका जो पूरक पठन है उसमें जो पाठ दिया रहेगा उसका जो पैराग्राफ होगा क्वेश्चन पेपर में, उससे आप जो है आंसर ढूंढ के तो लिख लोगे। बट सोमत में जो है ना ज़्यादातर बच्चे फंसते हैं। बट यार कहीं से रट्टा मत मारो, मैं पहले से कहना चाहूँगा, नवनीत या फिर टारगेट या फिर जो आपका किताब है इवन उससे भी मत करो, ठीक है। आपको मैंने बोला है सोमत कैसे लिखना है, बस वैसे ही आप ध्यान में रख लो, ठीक है। उसके बाद होता है पद्य विभाग, ठीक है। तो पद्य विभाग में आपको कविता का अर्थ जैसे कि हमने देखा था उस प्रकार से आपको इस पार्ट में भी करना है पद्य का अर्थ, ठीक है। पद्य का अर्थ करते रहो, कविता का अर्थ, ठीक है। कविता का जो कुछ भी अर्थ होता है वो सभी के सभी कविताओं का अर्थ कर लो, जिससे मैंने बोला था कि आपको जो है पैराग्राफ में फ़ायदा मिलेगा, मतलब पैराग्राफ पढ़ने में फ़ायदा होगा, समझने में फ़ायदा होगा। एंड क्वेश्चन भी आप अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। नहीं आएगा तो आपको बहुत दिक्कत आ सकती है। एंड सोमत की चिंता मैंने पहले से ही बोल दिया है, छोड़ दो, मैंने जैसा बोला था उस तरीके से सोमत कर लो। नेक्स्ट बात, अब जैसे कि मैंने बोला था यार व्याकरण विभाग में कि आप सैम्पल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, एसक्यू का मतलब सैम्पल क्वेश्चन पेपर। एंड उसमें जहाँ पर भी प्रॉब्लम आपको आती है, जहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम आती है, मैंने बोला था उस टॉपिक को ही करना है, ठीक है। ग्रामर बहुत इजी है यार, बट आपको कठिन लग सकता है क्योंकि उसमें कुछ कुछ टॉपिक है थोड़ा दिमाग ख़राब करने वाले, बट बहुत से टॉपिक बहुत ईजी है जो 5वीं 6वीं में आते हैं वो वाले टॉपिक है, और ईजी तरीके से आते हैं, ईजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड ऑप्शन में भी है, तो वो करने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए मैं बोला था कि सैम्पल क्वेश्चन पेपर करो, ठीक है। जिससे होगा क्या कि आपको पता चलेगा कि जो मतलब आपके कौन से ग्रामर के टॉपिक वीक है, एंड जो व्याकरण के टॉपिक वीक है उन्हीं को करो। समझ ली मेरी बात, जो ग्रामर के टॉपिक वीक है उन्हीं को करो। यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो, जो कुछ भी टॉपिक है, सपोज दैट संधि भेद है उसको कर लो, ठीक है। संधि विच्छेद है उसको कभी वो वीक है तो उसको यूट्यूब पे सर्च करके कर लो। अब उसके बाद मुहावरे आते हैं यार, मुहावरे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो मुहावरे में जो है ना यार आपको थोड़ा बहुत ध्यान में रखना है कि किताब से ही कर लो। किताब में जो कुछ भी मुहावरे हैं यार, ज़्यादा मुहावरे नहीं है एंड बहुत इजी है, जो कि आपको परिचित भी है, तो वो कोई चिंता वाली बात नहीं है। जो बोर्ड वाले ज़्यादातर मुहावरे डालते हैं ना, आपको परिचित भी होती है, ऐसे ही डालते हैं, बहुत से कठिन नहीं डालती है। तो बाकी जो नवनीत टारगेट है उससे मत करो मुहावरे, आपकी किताब से कर लो, बहुत फ़ायदे में पड़ोगे, ठीक है। सभी के सभी किताब से कर लो, ज़्यादा भी नहीं है, ठीक है। इसीलिए इस तरीके से आपको व्याकरण विभाग करना है। अब भैया सुन लो उपयोजित लेखन का। तो सबसे पहले फॉर्मेट को देख लो भाई मेरे, फॉर्मेट जो कुछ भी होगा उसको कर लो, नहीं तो कुछ नहीं आएगा। मैं हर बार कहता हूँ स्टूडेंट को, वो यार पत्र लेखन में इतने गंदे मार्क्स मिलते हैं, बहुत अच्छे लिखते हैं, ठीक है, बहुत कुछ लिख के आते हैं, मतलब 2-2 पेज तक भी लिखते आते हैं, बट फॉर्मेट इनका मतलब पता हो के भी इतना घटिया लिखते हैं कि क्या बोले यार। तो इसीलिए मैं बोलना चाहता हूँ एक बार फॉर्मेट देख लो कि पत्र लेखन में होता क्या है, ठीक है। सेंडर एड्रेस, रिसीवर एड्रेस होती है, ठीक है, उसको किस तरीके से लिखा जाता है उसको यहाँ पे सबसे पहले देख लो, एंड उसके बाद ही जो इन्फॉर्मेशन है वो लिख लो, ठीक है। तो ये बात जान लो, कोई भी टॉपिक हो, पत्र लेखन क्या वो कथा लेखन हो, वृत्तांत लेखन हो, जाहिरात लेखन हो, उसमें फॉर्मेट देख लो, ठीक है। ये बात मेरी जान लो। एंड मैंने बोला था कि यार एक ही दिन बाकी है तो ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, सभी के सभी टॉपिक को प्रैक्टिस मत करो। जो टॉपिक मैंने बोले थे सैम्पल क्वेश्चन पेपर करने के बाद वीक लगते हैं आपको या फिर नहीं आते हैं, उसका एक बार फॉर्मेट यूट्यूब पे जाकर देख लो, या फिर उसको कैसे लिखते हैं वो यूट्यूब पे जाकर देख लो। यार एक और बात, कभी आपको ऐसा लगता है कि वो जो टॉपिक आपने देख लिया एंड वो आपको समझ में नहीं आया, तो ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे मतलब चुपचाप बैठे रहना है, नहीं। आप यहाँ पे आपको जो क्लास टीचर होंगे या फिर सब्जेक्ट टीचर है उनको भी आप पूछ सकते हो, या फिर आपके बड़े भैया होंगे उनको भी पूछ सकते हो, या फिर यूट्यूब पे जाकर, ये तो सबसे अच्छा तरीका है। तो ये बात आपको जान लेना है। आई होप इस वीडियो में जो है आपको ये क्लियर हुआ होगा। बस आपके पास एक ही दिन है, एक दिन में ऐसा ही करना है, समझ ली मेरी बात।
अब भैया बहुत से स्टूडेंट को टाइम मैनेजमेंट करते वक्त बहुत प्रॉब्लम आती है। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपका भैया देगा, ठीक है। अब देख लो मेरे भाई बहन, क्या है, आपको गद्य और पद्य विभाग आता है। सबसे पहले गद्य के बारे में देखेंगे। गद्य विभाग मतलब क्या कि आपकी किताब में से या फिर आपकी किताब के बाहर में से कोई एक पैराग्राफ होगा, उस पर आधारित आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये होता है भाई साहब गद्य, ठीक है, एक पार्ट पर। अब देखो इसमें जो है टोटल क्वेश्चन जो है आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें टोटल सब टाइप ऑफ क्वेश्चन अ, आ और ई पूछे जाते हैं, ठीक है, अ आ ई, इस तरीके से टोटल 3 सब टाइप ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। मेरी बात ध्यान से पेल लो भाई साहब, ठीक है, ध्यान से सुन लो, ओके, तभी आप आगे जाओगे। देख लो भैया, जो गद्य विभाग है उसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें अ आ ई सब टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं। अब देखो उसमें भी कभी देखा जाए तो जो क्वेश्चन नंबर 1 अ है उसमें जो है 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देख लो, ये 1, ये 2, उसके बाद ये 3 और ये 4, ठीक है, इस तरीके से आपको पूछे जाते। अब इसे में भी थोड़ी बहुत जानकारी ले लो क्या है, मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आपको कितना टाइम देना है। जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है, बेसिकली आपको किस तरीके से पूछा जाता है। एक तो आकृति आपको दी जाएगी, वो आपको भरना रहेगा। एक तो आपको ट्रू और फॉल्स मतलब सही या गलत बताना होगा, या फिर आपको जो है जो एक सेंटेंसेस दिए रहेंगे वो रीअरेंज करना होगा, या फिर आपको ऐसा हो सकता है कि फिल इन द ब्लैंक्स ही दे दीजिए, ठीक है। तो मतलब जो पहला और दूसरा क्वेश्चन है इस तरीके से आपको पूछा जाता है। तो इसको टाइम कितना देना है, तो सुन मेरे भाई और बहन जो कुछ भी हो, ठीक है, तो उसमें आपको 2 और 2 4 मिनट देने, इसको 2 और इसको 2। आप बोलेंगे सर इतना कम टाइम, अरे भाई जाता है चलता है। सबसे पहले देख लो पैराग्राफ कभी देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाइन का होता है, 10 से 15 लाइन का, एंड उसमें भी कभी आप क्वेश्चन ढूंढते बैठोगे, ठीक है, तो आपको पहले ही मिल जाएगा, ठीक है, पहले आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है, ठीक है, मतलब जो पहला है उसको पहले, मतलब एक बोल सकते सीरीज वाइज क्वेश्चन का आंसर आपको मिल सकता है ज़्यादातर। कहने का तात्पर्य यही है कि आपने कभी पैराग्राफ में आंसर ढूंढा तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आधे मिनट में या फिर 1 मिनट में आपका आंसर मिल जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन में तो यार बस और बस आपको आंसर जो है 1-2 लाइन में लिखना पड़ता है, 1-2 शब्द में भी लिखना पड़ता है। उसमें आपको कितना टाइम जाएगा, आधा मिनट, 1 मिनट, दैट्स इट। बट हाँ, एक बड़ी मिस्टेक जो बहुत स्टूडेंट करते हैं वो क्या करते हैं, प्रश्न भी लिख लेते। क्वेश्चन नहीं लिखना है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर लिखना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है तो क्वेश्चन नंबर 1 का ए है तो उसका A1 है तो इसका भी 1, इस तरीके से ही लिखना है, ठीक है। ये आप क्वेश्चन नंबर भी लिख रहे हो, मतलब क्वेश्चन भी लिख रहे हो एंड आंसर भी लिख रहे हो, तो उसमें बहुत टाइम जाएगा। उससे अच्छा है कि क्वेश्चन नंबर ही लिखो और उसके सामने आंसर लिखो। बट हाँ, इसमें एक ध्यान रखो कि ये जो आकृतियाँ हैं आपको नहीं भूलना है, आकृतियाँ निकालना है। अब देख लो भैया, हमने देखा कि प्रश्न क्रमांक 1 के अ में 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 इस तरीके से होते हैं। जो तीसरा होता है वो ग्रामर पर पूछा जाता है। किस पर, ग्रामर। ग्रामर भी बहुत ही, वचन बदलिए, लिंग बदलिए, प्रत्यय जोड़िए, ठीक है, या फिर उपसर्ग जोड़िए और नया शब्द फॉर्म कीजिए, मतलब बनाइए, या फिर समानार्थी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द, इस तरीके से इजी ग्रामर के टॉपिक आएंगे। सो डरने की बात नहीं है यार, ग्रामर का टॉपिक नाम सुन के आप डरो मत, ये इजी ग्रामर टॉपिक ही आएंगे जो बच्चा भी सॉल्व कर देगा, मतलब बहुत ईजी आएंगी। इसका तात्पर्य यही आपको समझ लेना है। तो सर इसमें कितना टाइम देना है, तो कुछ नहीं भाई, 2 मार्क के लिए क्वेश्चन होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट ही देने हैं, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, आधा मिनट में भी आप सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर लिख के उसका आंसर लिख कर। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 होता है वो स्वमत पर आधारित होता है, अपने विचार आपको लिखने पड़ते हैं। वो जो है करीब मैं तो बोलूँगा भैया 4 से 6 लाइन में लिखना ही लिखना है आपको। क्या बोला मैं, 4 से 6 लाइन मिनिमम आपको लिखना ही लिखना है, एंड पॉइंट टू पॉइंट ही लिखो। जैसे कि अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, पढ़ोगे तो बढ़ोगे, तो उसके रिलेटेड ही लिखना है, मतलब पढ़ाई के रिलेटेड ही लिखना है। कुछ अब मतलब ऐसा होगा कि पढ़ाई के रिलेटेड लिखना है एंड आप लिख रहे हो खाने पीने के, तो वो मतलब गलत चीज़ हो गई, ठीक है। मतलब जो पॉइंट है, जो टॉपिक दिया है, टॉपिक के रिलेटेड ही लिखना है। दूसरी बात आपको क्या करना है, एटलीस्ट 4 से 6 लाइन में लिखना है। तीसरी बात आपको ध्यान में रखना है कि आपको जो है उसको ज़्यादा खींचना नहीं है लंबा, ठीक है। जितना बोला है उतना ही लिखो, 25 से 30 शब्द बोला है उतना ही लिखो, ज़्यादा खींचो मत, जिससे आपके मतलब जो आपका लिखने का अंदाज़ है वो ख़राब हो जाएगा, मतलब बेसिकली आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। ये एक बात है, ठीक है, ये समझ लो।
एंड एक और बात, वो मतलब कि आपको कटपिट कम करनी है, ठीक है, ये बात जान लो। तो ये 3 से 4 बातें ध्यान में रखो, आराम से आपको आउट ऑफ मार्क मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। समझ लिया। अब मैंने बोला था प्रश्न क्रमांक 1 में अ आ ई सब टाइप के क्वेश्चन होते हैं। अब आ में देख लो भैया, आ में आपको जो है बेसिकली एक और जो है बेसिकली टेक्सचुअल पैसेज आता है, ठीक है, मतलब पठित गद्य आता है। इसमें भी आप देख सकते हैं कि उसी प्रकार आपको 4 टाइप क्वेश्चन, मतलब 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें जो 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं वही होते हैं फिल इन द ब्लैंक जैसे, ट्रू और फॉल्स जैसे, रीअरेंज जैसे, या फिर कृति दी जाती है उसको भरने जैसे, ठीक है। तो उसमें भी यही है भैया, मैंने बोला था क्वेश्चन नंबर ही लिखना है, क्वेश्चन नहीं लिखना है। एंड ये आकृति आपको जैसी है वैसी लिखनी है, उसको मतलब आप डायरेक्ट आंसर उसका नहीं लिख सकते, जैसे आकृति दी है उस वैसा लिखो, बाकी क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर लिखा तो चलेगा, ठीक है। एंड मैंने बोला था उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो ग्रामर पर आधारित होता है। तो उस ग्रामर पर आधारित क्वेश्चन को भी आपको यहाँ पे 2 मिनट में सॉल्व कर लेना है। उसके बाद ये भी 2-2 मिनट में, मतलब ये 6 मिनट में आपको ख़त्म कर देना है। बात समझ में आई मेरी? एक और बात यार, मैं एक भूल गया कि अब ये सोमत को कितना मिनट देना है। तो सोमत को आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा 4 मिनट देने हैं, 4 या फिर 5 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, उससे ऊपर नहीं देना है। ये बात मेरी जान लो यार, ठीक है। एंड यहाँ पर भी मैंने जैसे बोला कृति पर आधारित क्वेश्चन आएगा, उसको भी 2 मिनट, इसमें भी 2 मिनट, ठीक है। एंड इसमें ग्रामेटिकल क्वेश्चन में भी 2 मिनट। एंड ये जो आपको सोमत पूछा जाता है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 4 मिनट। मतलब ट्राई करो कि 10 मिनट में आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 1 का आ सब क्वेश्चन है आ, उसको ख़त्म कर देना चाहिए। अब ई है, सब टाइप ऑफ क्वेश्चन ई है। अब उसमें जो है बेसिकली आप देख सकते हैं कि ये अपठित गद्य है, मतलब आपके किताब में से नहीं है, तो डरने की कोई बात नहीं है, इजी ही दिया जाता है, 10 लाइन तक ही दिया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा। अब देख लो, इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो बेसिकली आकृति पर आधारित होता है, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स पर, या फिर ट्रू और फॉल्स पर, इस तरीके से वही भी रहता है, मतलब जैसे पहले रहता था वैसा ही, ठीक है। 2 भाग के लिए पूछा जाता है, तो कुछ नहीं भाई, इसमें भी क्वेश्चन नंबर ही लिखना है। एंड ट्राई करना है कि 1 मिनट में ही मुझे जो है इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढना होगा, एंड 1 मिनट में मुझे लिखना पड़ेगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट में आपको ये क्वेश्चन का आंसर क्या करना पड़ेगा सर, ख़त्म कर देना पड़ेगा। समझ में आई मेरी बात? ओके। एंड अब ये जो है मतलब क्या, ये जो 100 मत आपको पूछा जाता है सेकंड में, एक 100 मत पूछा जाता है, एक आपको कृति पर आधारित पूछा जाता है एंड एक 100 मत पूछा जाता है। तो इसमें भी मैंने जैसे बोला था 5 मिनट तक आपको निपटा देना है। ओके यार, 100 मत को कैसे लिखें? 100 मत में मैंने जैसे बोला था कि आपको जो पॉइंट दिया है उसके रिलेटेड लिखना है, किसी भी नवनीत या फिर टारगेट से रटकत नहीं जाना है, क्योंकि उससे नहीं आते, आपको बहुत इजी आते हैं। जैसे कि यार भूकंप से होने वाली हानियाँ, अरे भैया बच्चा भी बता देगा कि भूकंप से होने वाली हानियाँ क्या है, उससे के उपाय क्या है, ठीक है। तो यार मतलब इस तरीके से इतने इजी भी क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, आप विचार कर सकते हैं, इसलिए मैं बोल रहा था। बट हाँ, बात ध्यान में रखो कि भैया भूकंप के रिलेटेड ही लिखना है, फिर नहीं तो आप भूकंप के रिलेटेड लिखना था एंड आप लिख रहे हैं सुनामी के रिलेटेड, तो ये घटिया चीज़ होगी। दूसरी बात, कटपिट कम करना है, ग्रामर भी अच्छा यूज़ करना है, अल्पविराम स्वल्पविराम हो, आणि मराठीतून म्हणता ना त्याला एकरी अवतरण चिन्ह, दुहेरी अवतरण चिन्ह, उस तरीके से जो है आपको अच्छी तरीके से उसका यूज़। अब है भैया क्वेश्चन नंबर 2, मतलब पद्य विभाग, मतलब कविताओं का विभाग। तो कविता जो है बेसिकली आपकी किताब से ही पूछी जाती है, ये एक अच्छा फ़ायदा। तो इसमें आपको थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी, कविताओं का अर्थ आपको करना पड़ेगा, एक एक लाइन का अर्थ आपको रटना नहीं, समझना होगा, ठीक है। क्योंकि यार आपको ये पैराग्राफ में जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको, हम बोल सकते हैं, सॉल्व करने में थोड़ी कठिनाई जा सकती है कभी आपका जो है बेसिकली ये जो पद्य विभाग है, मतलब कविताओं का अर्थ आपको मालूम नहीं है। तो मैं यही बोल रहा हूँ, आपके पास जो है 1 दिन है, इस 1 दिन में आपको जो है बेसिकली उसका सही तरीके से उपयोग करना है, जिसमें आपको कविताओं का अर्थ कर लेना है। इससे होगा क्या कि ये जो कृति रिलेटेड आधारित क्वेश्चंस है आपको इजीली आ जाएंगे, ठीक है। तो ये है। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें भी कभी देखा जाए यार, तो इसमें भी अ और आ, क्या बोला मैं, अ और आ, इस तरीके से 2 सब टाइप ऑफ क्वेश्चन है। अ में भी यहाँ पे जो है 3 क्वेश्चन है, एंड आ में भी यहाँ पे कभी देखा जाए तो 3 क्वेश्चन है। अब देख लो वो किस तरीके से, जो क्वेश्चन नंबर 2 में अ है, उस अ में 3 क्वेश्चन पूछे जाएगी, 3 में से एक ऐसा होता कि उसमें आपको कृति पूछी जाएगी। तो सर इसमें कितना मिनट देना है? तो मैंने बोला था भाई इसमें 2 ही मिनट देना है, ज़्यादा कुछ नहीं, भले आपको मीनिंग आता हो नहीं आता हो, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है यार, एक एक शब्द तो लिखना होता है, बस डायग्राम में थोड़ा टाइम लग सकता है, एंड ढूंढने में तो कोई मतलब बात ही नहीं है यार, एक लाइन में ही आपको दिया जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो 2 मिनट देने हैं। दूसरी बात, ये जो है
जो आपको मैंने बोला था फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स, इस तरीके से क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 2 में, इसमें भी यहाँ पे यही आता है, ठीक है। तो इसमें भी ट्राई करो कि 2 मिनट में हो जाना चाहिए। अब इसमें थोड़ी बात गौर करने वाली है कि यहाँ पे जो है हमने कभी पद्य विभाग में देखा तो उसमें सेपरेट 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन था एंड सेपरेट 2 मार्क्स के लिए जो ग्रामर का क्वेश्चन था, बट इसमें जो है ना ये दोनों एक मिलाकर 2 मार्क के लिए है। तो ध्यान में रखो यार कि इसमें 1 मार्क के लिए ये ट्रू और फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, रीअरेंज क्वेश्चन है एंड 1 मार्क के लिए जो है आपका ग्रामेटिकल टाइप क्वेश्चन है। तो ध्यान में रखना है आपको कि ये जो टोटल ये दोनों हैं, टोटल ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है प्रश्न क्रमांक 2 के अ का, तो आपको 2 मिनट में ख़त्म कर देना है, ये 1 मिनट में, 1 मिनट में, ठीक है। इसमें भी आपको मैंने बोला था कि यहाँ पे ट्राई करना है कि क्वेश्चन नंबर ही लिखना है एंड लगे तो आप यहाँ पे 3 के पीपीआर उसके सामने इसका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। और उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 3 पूछा जाता है अ में, क्वेश्चन नंबर 2 के अ में जो होता है आपको अर्थ लिखना पड़ता है। तो अर्थ को कितना टाइम देना पड़ेगा सर, तो मैं यही बोलूँगा 5 मिनट ही आपको देना है, 5 मिनट से ऊपर नहीं, ठीक है। ये आपको प्रैक्टिस करके जाना है घर से ही कि मैं 5 मिनट तक ही दूंगा, ज़्यादा नहीं। समझ में आई मेरी बात। अब इसमें कैसे लिखना है, क्या लिख सकते हो यार आप, मराठी में जो है थोड़ा बहुत अलग लिखना था, ठीक है। मतलब देख लो यार, उसमें हमको जो है बेसिकली पूछा जाता था कि काव्य सौंदर्य लिखो, तो उसमें कवि का नाम, कविता का नाम, संदेश और उसके बाद उसका अर्थ लिखना पड़ता था। बट इसमें आपने सीधा सीधा सरल अर्थ पूछा है आपको, मतलब सीधा आपको अर्थ ही पूछा है। ऐसा नहीं है कि कवि का नाम क्या है, कविता का नाम क्या है, वो भी लिख सकते हैं उसमें तो बहुत अच्छा दिखेगा, बट नहीं आता है कोई इश्यू वाली बात नहीं है। आपको सिर्फ इसमें जो है अर्थ ही आता है तो वो भी लिख लिया तो बहुत अच्छे तरीके से आप लिख सकते हैं। अब देख लो, ये आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है। बहुत से स्टूडेंट गलती क्या कर देते हैं, उनको लगता है पहले 4 पंक्तियों का ही क्वेश्चन पूछा जाता है, बट ऐसा नहीं होता। कभी कभी आपको अंतिम 4 पंक्तियों का भी अर्थ पूछा जाएगा, जैसे कि इसमें दिया गया है कि अंतिम 4 पंक्तियों का अर्थ लिखिए, अंतिम 4 पंक्तियाँ, ठीक है। तो ये देख लो, ये अंतिम 4 पंक्तियाँ मतलब क्या, लाइन, ठीक है। तो इसको आपका अर्थ लिखना है। अब अर्थ भी ऐसा नहीं है, बहुत से स्टूडेंट इतनी बड़ी मूर्खता कर देते हैं कि उस मतलब जो यहाँ पे दिखाई देगा वही का वही लिख देंगे। नहीं भैया, वो नहीं होता है। आपको बेसिकली हम बोल सकते हैं मॉडिफाई करना होता है। ये जो लाइंस होते हैं आपकी भाषा में लिखने पड़ते हैं, ठीक है। आपके भाषा में मतलब उसका अर्थ, सरल अर्थ समझता है ना, ठीक है। ये बात जान लो मेरी, ओके। तो इस तरीके से आपको करना है। अब देखो यार, जैसे कि ये आपको एक पोएम दी है, तो इसमें जो है बेसिकली एक टाइप की पोएम भी नहीं है, इसमें कुछ ज़्यादा अर्थ भी नहीं है, ठीक है। तो आपको एक बात समझनी होगी कि इसमें थोड़ा बहुत आपका माइंड आपको यूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि बहुत से स्टूडेंट क्या गलती कर देते हैं, जैसे कि एक वाक्य है, मैं लरच कर बोला, तो वो क्या लिख देंगे, मैं लरच कर बोल दिया, मतलब लरच कर का जो कुछ भी अर्थ होगा वो लिखकर मैं लिख देंगे। तो ऐसा नहीं है। मैं मतलब क्या, कवि बोल रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं कि कवि लरच कर बोले, ठीक है। सो यार समझ लो, मेरे कहने का अर्थ यही है कि आपको जैसा दिया है वैसा नहीं लिखना है, इसमें मॉडिफाई करके लिखना है, ठीक है, जिससे एग्जामिनर की भी पता चले कि यार कि आप कितने अच्छे तरीके से लिखते हो, ठीक है। अब ये बात जान लो। अब यहाँ पे मैंने जैसे बोला था क्वेश्चन नंबर 2 में अ आ इस तरीके से 2 होते हैं, ठीक है, 2 सब टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं। एंड जैसे मैंने बोला था यार कि यहाँ पे जो है आपको 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब इसमें से एक जो होगा, मैंने बोला था फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स, रीअरेंज द क्वेश्चन, या फिर कुछ आकृति दी जाएगी उस पर रिलेटेड आपको क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो इसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट ही देने हैं, इसको भी आपको 2 ही मिनट देने हैं, ठीक है। उसके बाद जो है बेसिकली मैंने बोला था कि एक क्वेश्चन आपको जो है एक फिल इन द ब्लैंक्स या फिर ट्रू और फॉल्स इस टाइप पर 1 मार्क के लिए पूछा जाता है एंड 1 मार्क के लिए आपको ग्रामर के लिए पूछा जाता है। तो ट्राई करो कि 1-1 मिनट में ये भी हो जाए, मतलब 2 मिनट में, ठीक है। ये बात जान लो यार, इजी है इसलिए ही मैं कम टाइम में आपको सॉल्व करने के लिए बोल रहा हूँ। आप कभी क्वेश्चन लिखोगे तो भाई मतलब जायज़ है कि भाई टाइम तो जाएगा ही, तो ये बात आप जान लो, ठीक है। उसके बाद अब ये जो क्वेश्चन नंबर 3 होता है, इसमें मैंने बोला था कि आपको जो है अर्थ लिखना पड़ता है। अब ये क्वेश्चन को आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है कि अंतिम 4 पंक्तियों का अर्थ पूछा है या फिर पहले 4 पंक्तियों का अर्थ पूछा है। एंड मैंने एक और बार बोला था कि आपको जो है बेसिकली जैसा दिया है वैसा अर्थ नहीं लिखना है, आपको अपनी भाषा में मॉडिफाई करके उसका अर्थ लिखना पड़ेगा। सरल अर्थ उसका ही तो मतलब आंसर होता है यार, सरल मतलब एकदम ईजी तरीके से आपको लिखना पड़ता है। इसके लिए मैं बोला था कि आपको जो है बेसिकली उसका जो मीनिंग है, कविताओं का मीनिंग है,
आपको एक एक लाइन का करना होगा, रटना नहीं होगा, रटोगे तो भाई भूल जाओगे एग्ज़ाम में, तो ये बात जान लो। अब इसमें भी आपको मैंने बोला था 5 मिनट देना है, मतलब ओवरऑल आपको 10 मिनट में ये ख़त्म कर देना है, वो भी 10 मिनट में, ये भी 10 मिनट में, ठीक है, मतलब 20 मिनट में आपको क्वेश्चन नंबर 2 ख़त्म कर देना है। जो क्वेश्चन नंबर 1 था आपको ट्राई करना है कि वो कितने मिनट में हो जाए। तो सर जी वो जो है आपको बेसिकली जो क्वेश्चन नंबर 1 था, तो अ में देखा जाए तो वो 10 मिनट में, आ देखा जाए तो वो 10 मिनट में, एंड ई देखा जाए तो वो ज़्यादा से ज़्यादा हम बोल सकते हैं 10 मिनट में, मतलब 30 मिनट तक ख़त्म हो जाना चाहिए, आपको टारगेट देना है क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने बोला है कि आपको जो है बेसिकली ट्राई करना है कि ये 20 मिनट में हो जाए। मैंने बोला है, अब मैंने बता दिया आपको किस तरीके से 20 मिनट में आप ख़त्म कर सकते हैं। पूरक पठन यहाँ पे मराठी में एक स्थूल वाचन के प्रकार होता है, बट इसमें पैराग्राफ दिया जाता है, उसमें पैराग्राफ नहीं था। एंड इसमें एक अच्छी बात यह है कि इसमें कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसमें भी एक बात जानने वाली जैसी है, मतलब हमको जो है बेसिकली देखा जाए तो ये जो पूरक पठन होता है ये भी 2 टाइप का होता है, मतलब गद्य और पद्य, मतलब इसमें भी पाठ भी होता है और कविता भी होती है, ठीक है। अब देख लो, जैसे कि ये गद्य विभाग है, तो गद्य विभाग में जैसे कि आप देख सकेंगे पूरक पठन के, इसमें आपको जो है बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, मतलब 2 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और पद्य में भी ऐसे ही पूछा जाता है आई थिंक, ओके। हाँ, आ में भी क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। अब देख लो यार कैसा लिखना है और कितना मिनट देना है, अब मैं बताता हूँ आपको। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 3 का अ है, अ मतलब क्या कि जिसमें आपको बेसिकली पूछा जाएगा आपका जो पाठ है, पूरक पठन का पाठ है वह। अब आपकी किताब में देख सकते हैं पूरक पठन में कितने पाठ हैं, ठीक है। अब देख लो, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है आपको यही पूछा जाएगा कि बेसिकली कृति पर आधारित होगा या फिर फिल इन द ब्लैंक्स। मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि क्या क्या आता है क्वेश्चन नंबर 1 में, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी बोला था कि इसको 2 मिनट में ही निपटा देना है। कैसे, मैंने बोला था कि इसके क्वेश्चन नहीं लिखना है, डायरेक्टली आंसर लिखा तो चलेगा, कोई इश्यू वाली बात नहीं होगी, ये बात मेरी जान लो। बस आपको कभी कृति दी है तो कृति को आपको लिखना होगा, ओके। तो ये बात मेरी जान लो। एंड यार मुझे ही बोलो कि इसमें प्रैक्टिस वाली क्या ज़रूरत है, आप इजीली आप पैराग्राफ से ढूंढ लोगे, ठीक है, आंसर जो होता है वो। एंड उसके बाद जो है जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 जो आता है अ में, क्वेश्चन नंबर 3 के अ के 2 क्वेश्चन में, मतलब जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसके अ के क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली स्वमत पर आधारित होता है। स्वमत भी देख लो यार कितना ईजी है। पक्षियों की घटित संख्या इस विषय पर 25 से 30 शब्द पर लिखी है, सीधा सीधा है यार, कितना, मतलब जो 5वीं का बच्चा है यार वो भी लिख लेगा कि क्यों यहाँ पे पक्षियों की संख्या घट रही है, पक्षियों का पहला जीवन, आज का जीवन, इस तरीके से कंपैरिजन करके आप इजीली यार 7-8 लाइन भी लिख सकते हैं। बट आपको मैंने बोला था कि 7-8 लाइन तक लिखा तो चलेगा, बट ज़्यादा से ज़्यादा आपको 4 से 6 लाइन तक ही लिखना है, अच्छी तरीके से लिखना है, कटपीट नहीं करना है, टॉपिक जो दिया उसके रिलेटेड ही लिखना है। एंड ग्रामर का सही उपयोग भी आपको करना है, अल्पविराम स्वल्पविराम आपण म्हणतो ना त्याला, एकेरी अवतरण चिन्ह, दुहेरी अवतरण चिन्ह, ठीक आहे, तर याला आपल्याला व्यवस्थित उपयोग करायचा आहे। तर हे गोष्ट तुम्ही समजून घ्या यार, ओके। तो ये बात आपको जान लेनी होगी। अब सर बताओ तो सही कितना टाइम देना होगा ये जो स्वमत है इसमें। तो यार एक बात जान लो, इसमें भी जैसे कि आप 3 से 5 मिनट दे दो यार, ज़्यादा भी नहीं, ठीक है, 3 से 5 मिनट, मतलब ट्राई करो कि ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, 3 का अ, ये 5 मिनट में ख़त्म हो जाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 मिनट में, ओके। उसके बाद देख लो भैया, उसके बाद आपको मैंने बोला था क्वेश्चन नंबर 3 में अ और आ सब टाइप क्वेश्चन होते हैं। अब आ में देख लो, आ में भी आपको जो है बेसिकली 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये देख लो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। अब ये जो है बेसिकली आप देख पा रहे होंगे कि आपको जो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है ये बेसिकली आपको एक कविता दी है एंड उस पर आपको क्वेश्चन पूछे। तो क्वेश्चन नंबर 1 जैसे कि मैंने बोला था वो एक कृति पर आधारित क्वेश्चन होता है, एंड क्वेश्चन नंबर 2 आपको स्वमत के आधारित। अब ये मैंने ऑलरेडी बोल दिया हूँ कि भैया इसको आपको 2 मिनट में ख़त्म कर देना है, पैराग्राफ से ही होता है तो इसमें इशू वाली बात नहीं है। बट हाँ, अर्थ कर लेना है इसमें भी, हाँ ये बात जान लो। हाँ भैया, भले ही ये पूरक पठन नाम के लिए हो बट ये भी एक कविता ही है, तो कविता का भी अर्थ आपको कर लेना है, ठीक है। तो ये बात जान लो मेरे भाई, ओके। 2 मार्क्स आपको ईजिली मिल सकते हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि अब ये देख लो भैया, अब कभी आप पैराग्राफ से आंसर ढूंढने के प्रयत्न करोगे तो आपको समझेगा ही नहीं कि इसका अर्थ क्या है, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि ये पूरक पठन में, मतलब बेसिकली ये जो कविता है ये बेसिकली जो लैंग्वेज में लिखी है आपको परिचित ही नहीं, आप तो क्या लिखोगे, इसलिए आपको इसका अर्थ होना चाहिए, भले वो पूरक पठन क्यों ना हो, ठीक है। और उसके बाद जो स्वमत होता है यार, तो स्वमत देख लो बहुत ईजी तरीके से, 2020 का ये पेपर है, ठीक है।
इतिहास हमें प्रेरणा देता है। अब भैया कितना इजी इतिहास रिलेटेड लिखना था, ठीक है। तो इतना इजी क्वेश्चन आपको 100 मार्क में पूछा जाता है, इजीली आप 7-8 लाइन में लिख सकते हो, ये भी 10 लाइन तक भी इवन, बट आपको ज़्यादा नहीं लिखना है। मैंने बोला था किस तरीके से आपको ये लिखना होगा। इसको भी आपको ट्राई करना है। जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मिलाकर आपको 5 मिनट या फिर 6 मिनट तक ख़त्म कर देना है। मतलब जो क्वेश्चन नंबर 3 है और आ मिल के आपको 20 मिनट 25 मिनट तक ख़त्म कर देना होगा। अब है भैया विभाग 4 व्याकरण। बहुत से स्टूडेंट इसमें फंस जाते हैं, इनको आता ही नहीं कि क्या करें। तो भाई बहुत इजी पार्ट होता है ये, बट आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। तो मैं यही बोलूँगा कि सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो होता है आप यूट्यूब पे जाकर देख लो या फिर वेबसाइट पे जाकर देख लो किसी के, या फिर इवन आपने कभी सॉल्व किया, आपके पास होगा, आपके बड़े भैया के पास, बड़ी बहन हो उसके पास, या फिर कोई रिलेटिव हो उसके पास, उससे लेकर आओ सैम्पल क्वेश्चन पेपर, उसको सॉल्व करो। उसमें सॉल्व करो मतलब ऐसा नहीं कि लिख कर बैठना है, लिख कर भी नहीं बैठा तो चलेगा, बस देख लो कि उसमें कौन कौन से क्वेश्चन है, और उसमें देख लो कि ग्रामर के कौन कौन से टॉपिक आपको नहीं आते। जो टॉपिक आपको आते हैं उसको हाथ नहीं लगाना है, क्योंकि वो आते हैं तो क्या फ़ायदा उसको करके एक दिन में, वो ऐसा तो नहीं आपकी भूल जाओगे। बट जो नहीं आते हैं वो तो आपको पता ही नहीं, तो उसमें आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इससे अच्छा है कि एक दिन बाकी है तो जो क्वेश्चन आपको नहीं आते ग्रामर के वो कर लो, ठीक है। अब कितना मिनट आपको देना है ये बात बताऊँगा मैं। अब भाई ये जो व्याकरण का विभाग होता है ना, तो इसमें करीब करीब 11 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप बोलोगे सर 11 क्वेश्चन, इतना बड़ा ग्रामर? भाई इससे मतलब इसमें जो आधा से ज़्यादा ग्रामर होता है वो बहुत इजी होता है, इतना इजी कि जानो मत भैया, 5वीं 6वीं बच्चे को भी आ जाएगा कभी वो करना बैठे तो। सर अब इसको कितने मिनट देने होंगे ये तो बताओ। तो यार 14 अंक के लिए आपको ये पूछा जाता है। इसमें बहुत से ऑप्शन वाइज क्वेश्चन होते हैं, मतलब एक क्वेश्चन है उसमें ऑप्शन है, मतलब 2 में से 1 लिखो। तो भाई दोनों के दोनों लिखे तो चलेंगे, क्योंकि बहुत एक वर्ड में ही आपका आंसर लिखना पड़ता है, तो आपको छोड़ना नहीं है वो। बट आपको कभी लगता है कि आपका टाइम वेस्ट हो सकता है, तो एक ऐसा लिखो कि जो आपको 100% आता है, तो इसमें भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये बात मेरी जान लो। अब इसमें कितना टाइम देना है, तो ट्राई करो कि 30 मिनट्स में ये ख़त्म हो जाना चाहिए। अब आप टाइमिंग जो है, मतलब बेसिकली जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे तो काउंट कर लेना कितने मिनट आपको लगेंगे। मतलब आप बोल सकते हैं कि आपको यहाँ पे जो है पहले से ही निश्चित कर लेना है कि मुझे जो है कितना मिनट यहाँ पे देना है, ठीक है। मतलब 30 मिनट में यहाँ पे निपटाना है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब कैसे मैं बताता हूँ यार, इसमें थोड़ी सी बात ध्यान में रखो। अब इसमें भी यार बहुत से स्टूडेंट क्या करते, क्वेश्चन नंबर मतलब क्वेश्चन जो है बेसिकली पूरा का पूरा लिखते। तो मैं ऑलरेडी कहना चाहता हूँ इसमें बहुत टाइम जाता है, ठीक है, बहुत टाइम चला जाएगा आपका। तो इससे अच्छा है कि क्वेश्चन नहीं लिखो, क्वेश्चन नंबर ही लिखो। जैसे कि प्रश्न क्रमांक 4, उसमें पहला, उसमें पहले का पहला, इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। आप इस तरीके से लिखना है बस, एंड उसके सामने उसका आंसर लिखना है, ठीक है। यार इसमें तो आपका कितना मिनट जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट, तो ये बात मेरी जान लो। अब जैसे कि मुझे शब्दभेद नहीं आता कि शब्दभेद क्या होता है, या कम क्या है, कौन सा शब्दभेद है, मुझे पता नहीं, तो डायरेक्टली आपको यूट्यूब पे जाना है, या फिर आपके सर के पास जाना है, मैडम के पास जाना है, या फिर आपके बड़े भैया के पास जाना है, और उनको पूछना है कि बेसिकली शब्दभेद क्या होता है, किस तरीके से होता है। मतलब कहने का तात्पर्य यही है कि जो आपका टॉपिक वीक है उसको कर लेना है। अब इसमें भी आपको मैं थोड़ी सी ट्रिक यहाँ पे बताना चाहूँगा कि आपको क्या करना है। उससे पहले आप देख सकते हो यार कि आपको जो है, अब देख लो यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपको कि एक आपको क्या करना है कि इसका वाक्य में प्रयोग करना है, वहाँ का के साथ का। अब यार ये तो बच्चा भी कर लेगा, इसका वाक्य में प्रयोग 1 मार्क के लिए पूछा जाएगा आपको। तो इतने इजी भी क्वेश्चन आपको आते हैं। अब संधि विच्छेद, इसमें भी देख लो यार ऑप्शन के साथ है यार, मतलब इतना बड़ा क्या बोलते हैं इसको, आपके पास एक मौका है, ठीक है। इतना अच्छी तरीके से आप क्वेश्चन को लिख सकते हैं। आपने कभी सपोज दैट इसमें से एक भी कर लिया, यानी इस एक में से आपने शब्द भी लिख लिया, तो आपको आधा मार्क्स मिल सकता है। लो कर लो बात। तो यही बात है यार, ठीक है। जो आपको नहीं आते वो टॉपिक कर लो, एंड इसमें से भी मैंने बोला था कि जो आपको 100% आते हैं, जैसे कि आपको 2 में से 1, या फिर ये देख लो ये 1 है और ये 1 है, ठीक है, ये 1 है और ये ऊपर का 1 है। तो इसमें से सबसे पहले जो आता है उसको करो, जो नहीं आता है उसको मत करो। या फिर आपको लगता है कि सर ये मुझे पहला ही आता है, बट ये जो दूसरा है इसमें से मुझे सिर्फ और सिर्फ जो है इसका संधि विच्छेद आता है, संधि प्रकार नहीं मालूम, तो इसको मत करो, क्योंकि आपको एक ही लिखना था एंड आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, क्यों टाइम पास करना। तो ये बात मेरी जान लो, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ओके। बस यही बात ध्यान में रखो यार। थोड़ा समझने में टाइम लगेगा क्योंकि संधि प्रकार बहुत है, उसके बाद भेद भी बहुत है, तो थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस तो करना ही पड़ेगा इस टॉपिक पर।
तो ये बात जान लो, एक एक मार्क के लिए भले हो बट आपको एक एक मार्क भी इम्पोर्टेंट है, ये बात मेरी ध्यान में रखना है। उसके बाद जैसे कि सहायक क्रिया, ये भी इतना ईजी टॉपिक है। सहायक क्रिया है क्या है, इसकी मूल क्रिया क्या है, ठीक है। मतलब इसमें आपको जो क्रिया है उसको जो मतलब बेसिकली दिया गया है उसकी मूल क्रिया आपको निकालना है। इतना ईजी क्वेश्चन है, तो मतलब यार देख लो कितने ईजी क्वेश्चन भी आपको आते हैं, तो वो सबसे पहले कर लेना। तो ये बात मेरी जान लेना है। 30 मिनट। अब देख लो यार, रचना विभाग आता है, ये नेक्स्ट पार्ट है आपका, जो कि 26 अंक के लिए होते हैं। बहुत बड़ा वेटेज है एंड बहुत से स्टूडेंट ये अटेम्प्ट ही नहीं करते, बट ये इतना ईजी पार्ट है कि आप आराम से 24 मार्क्स तक ला सकते हो, 24, ठीक है। तो यार देख लो, आउट ऑफ भी ला सकते इवन। तो सबसे पहले जो आता है क्वेश्चन नंबर 1, उसमें जो होता है पत्र लेखन। तो पत्र लेखन में 2 टाइप का होता है, एक तो होता है यार औपचारिक, दूसरा होता है अनौपचारिक। तो देख लो कि जैसे आपको जो है बेसिकली दिया हुआ है इस तरीके से औपचारिक अनौपचारिक, तो आपको यहाँ पे बेसिकली मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको एक बात ज़रूर ध्यान में रखनी होगी एग्ज़ाम से पहले। मतलब बहुत से स्टूडेंट कैसे होते हैं, बहुत अति होशियार होते हैं, ठीक है, बहुत होशियार होते हैं। मतलब वो क्या करते हैं, दोनों के दोनों पत्र लिखने बैठे हैं, मतलब औपचारिक भी लिख देते हैं, अनौपचारिक भी लिखने बैठते हैं। तो भैया ये सबसे बड़ा हम बोल सकते हैं मूर्खता है, ये मत करो, ठीक है। क्योंकि हम कभी देखा जाए तो आपके पास बहुत कम समय होता है, भले ही आपको आधा घंटा बढ़ा के दिया है, बट आपको समय का सही उपयोग करना है। 15 मिनट भी लग सकते हैं आपको कभी पत्र लिखोगे। यार मुझे बताओ, 2 टाइप के पत्र है। एक टाइप के पत्र है जिसमें आपको 100% बहुत अच्छे तरीके से आता है, एंड दूसरा टाइप का पत्र जिसमें आपको आता तो है बट जो आपको पहले आपने लिखा था उससे कम आता है। तो किस में ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे? तो डेफिनेटली आपको यार जो पहला इसमें ही ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, तो उस दूसरे को करना है, क्योंकि उसमें तो आपको एज़ कंपेरिजन तो पहला लिखा था उसमें तो उससे कम ही मिलने वाले। तो यही बोलना चाहता हूँ मैं कि यार 2 में से एक ही लिखो। अनौपचारिक आता है तो अनौपचारिक लिखो, औपचारिक आता है तो औपचारिक लिखो। इसमें भी मैं यह कहना चाहूँगा कि औपचारिक पर ज़्यादा जो है हम बोल सकते हैं आप प्रभाव डालो, ठीक है। क्योंकि औपचारिक में क्या होता है, सेंडर एड्रेस, रिसीवर एड्रेस, एंड उसके बाद जो आपने विषय लिख लिया उसमें ही आपको 2 से 2.5 मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। बट आपने कभी इसमें बॉडी ऑफ द पार्ट देखा जाए तो इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 पैराग्राफ में लिखना होता है, एंड 2 पैराग्राफ भी यहाँ पे फिक्स होते हैं। जैसे कि आपको दिया गया है यहाँ पे, देख लो यार कि आपको एक लिखना है अशोक आशा, यहाँ पे एक एड्रेस दिया हुआ है, नाम भी दिया हुआ है, नागपुर को प्राप्त पुस्तकों संबंधी शिकायत करते हुए पत्र लिखना है, ठीक है। मतलब बेसिकली ये जो है आपको लिखना है, जो पुस्तक भंडार है उसको एक पत्र लिखना है कि क्या है कि आपको जो है बेसिकली जो पुस्तक है उसके संबंधित शिकायत दर्ज करनी है। अब वो शिकायत आप पर डिपेंड है कि क्या क्या करना है। तो सबसे पहले 2 पैराग्राफ लिखने हैं ना, तो जो फर्स्ट पैराग्राफ है, क्या बोला मैं, फर्स्ट पैराग्राफ, तो उसमें आपको लिखना है कि मैं इस गाँव का हूँ, ठीक है। एंड आपको कभी यहाँ पे जो है बेसिकली यहाँ पे बहुत बेसिक चीज़ें लिखनी पड़ेंगी, जैसे कि मैं इस गांव का हूँ, मेरा नाम यह है, मैंने आपके दुकान से इस दिन यहाँ पे जो है कुछ पुस्तक मंगवाए थे, ठीक है। बट जब मैंने लाए तो उसके बाद मुझे पता चला कि उसमें से कुछ पुस्तक ख़राब है, या फिर जो मैंने मंगवाए थे उससे अलग ही है, ठीक है। तो फर्स्ट पैराग्राफ में आपको क्या लिखना है, बेसिकली प्रॉब्लम लिखना है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। एंड सेकंड पैराग्राफ में क्या लिखना है कि सॉल्यूशन क्या है, कि अब बेसिकली आप मुझे ये जो पुस्तक है ये वापस कर दीजिए, या फिर जो रिफ़ंड है पैसे वो रिफ़ंड कर दीजिए। मैं आशा करता हूँ कि आप मुझे ये जो है मेरी विनंती स्वीकार करेंगे, जल्द से जल्द मेरी जो ये समस्या है इसका समाधान निकालेंगे। सो इस तरीके से आपको सेकंड पैराग्राफ में देना है जो सोल्यूशन है। तो यही है यार, 2 पैराग्राफ भी लिखे, एंड थर्ड पैराग्राफ में धन्यवाद, नमस्कार, जो कुछ भी है वो लिखा, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली आपको बहुत अच्छे तरीके से मार्क्स मिल सकते हैं 5 में से 5। तो ये बात मेरी जान लो। अब ये इसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूँगा। मैं औपचारिक के लिए बोल रहा हूँ तो आपको औपचारिक पर ही फोकस नहीं कर रहा है, मतलब करना है। मैंने औपचारिक इसीलिए बोला क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो औपचारिक जो है बेसिकली उसमें आपको कम लिखना पड़ता है एंड फिक्स होता है। अनौपचारिक में भी बेसिकली देखा जाए, जैसे कि प्रश्न आता है, जैसे कि आपके मित्र बीमार है उसको पत्र लिखना है, तो आप डेफिनेटली यार उसमें तो बहुत कुछ लिख सकते हो, 3 के आप 4 पैराग्राफ में लिख सकते हो। तो बट एज़ कंपैरिजन मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको जो आता है वो लिखो, ठीक है, जो आता है वो लिखो। कभी बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे कि उनको अनौपचारिक बहुत अच्छे तरीके से आता है, औपचारिक नहीं आता है, तो अनौपचारिक पर ही फोकस करो एंड अनौपचारिक ही लिखना है आपको, औपचारिक पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है। एंड एग्ज़ाम में कभी आपको लगता है कि नहीं यार मुझे औपचारिक भी आता है अनौपचारिक भी आता है, तो ध्यान में रखो दोनों के दोनों नहीं लिखने हैं। जो आपको लगता है कि नहीं यार
सपोज दैट अनौपचारिक आपको लगता है कि नहीं यार ये तो ईजी है, इसमें मैं ज़्यादा लिख सकता हूँ, एंड आपको लगता है कि नहीं यार औपचारिक में ईजी नहीं है, मतलब मैं बहुत कम लिख सकता हूँ, तो अनौपचारिक को ही लिखो। कभी ऐसा हो सकता है कि आपको औपचारिक में दिख सकता है कि बहुत इजी टॉपिक है, बट अनौपचारिक में ऐसा नहीं है, मैं ज़्यादा कम लिख सकता हूँ, तो औपचारिक लिखिए। मतलब कहने का तात्पर्य यही है कि आपको कभी दोनों भी आती है तो यहाँ पे देखिए कि एग्ज़ाम में कौन सा ईजी है, औपचारिक है या अनौपचारिक है। बट आपको कभी एक ही आता है, मतलब अनौपचारिक ही अच्छे तरीके से आता है या फिर औपचारिक ही अच्छे तरीके से आता है, तो एक ही लिखो एंड उस एक पर ही फोकस करो। एंड कोई नहीं आता तो भाई एक बार फॉर्मेट देख लो, एंड मैं तो यही बोलूँगा कि औपचारिक पर ही ज़्यादा फोकस करना, ठीक है। बट आप पर डिपेंड है कि आखिर में आपको किस तरीके से वो आता है। अनौपचारिक आया तो अनौपचारिक पर, मतलब कहने का तात्पर्य यही है, आप समझ गए होंगे कि जो आता है वो लिखो, ठीक है, जो आता है उसे ज़्यादा प्रेफरेंस दो। तो यही बात मेरी कहनी थी। अब कितना लिखना है, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि यार ज़्यादा नहीं लिखना है, ज़्यादा से ज़्यादा एक पेज में ही आपको ख़त्म कर देना है। क्या बोला मैं? ज़्यादा से ज़्यादा एक ही पेज में आपको ख़त्म कर देना है। कितने मिनट्स में ख़त्म कर देना है, तो मैं यही कहना चाहूँगा यार ये जो है बेसिकली 15 मिनट में आपको ख़त्म कर देना है ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, तो ये आपको बात जो है ध्यान में रखनी पड़ेगी। एंड मैंने बोला था कि एक ही लिखना है जो इजी लगता है आपको, दो के दो नहीं लिखना है, जिससे आपका टाइम भी सेव हो सके। अब इसमें से भी एक महत्वपूर्ण बात कि यार आपको आपके सर को या फिर मैडम को जो है ना एक रफ शीट मांग लेना है। रफ शीट क्यों मांग लेना है? क्योंकि बहुत से स्टूडेंट गंदगी कर देते हैं। मतलब क्या करते थे यार कि उनको कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी लिखते हैं तो उनका कोई पॉइंट मिस हो जाता है, तो उनको याद आती है बाद में कि यार ये तो मैं पॉइंट लिखना ही भूल गया। अब फिर क्या करते, वो कट कर देते एंड अगले पेज में लिखते, तो इससे गंदा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। एंड आपका पेपर जो है बेसिकली जो आपको लिखना होता है वो आप लिख नहीं पाते। तो इससे अच्छा है कि जो रफ पेपर है उस रफ पेपर को ले लो, रफ आंसर शीट को, एंड उस रफ आंसर शीट में लिख लो कि मुझे क्या क्या लिखना है। इससे होगा क्या कि आपके बेसिकली कटपिट भी कम होगी एंड आपको जो लिखना है वो आप लिख पाएंगे। सो ये बात आपको जान। अब यार क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका उपजित लेखन का एक सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये सेकंड क्वेश्चन कौन सा है, आपको जहाँ पे क्वेश्चन फॉर्म करने होते हैं, तो यार बहुत इजी आपको पैराग्राफ दिया जाएगा जिसमें आपको इजी क्वेश्चन ही फॉर्म करने पड़ेंगे। आपको यार डिपेंड है कि किस तरीके से आप क्वेश्चन फॉर्म करते हैं, बट मैं तो बोलूँगा एटलीस्ट यहाँ पे 6 क्वेश्चन फॉर्म कर लो। होता क्या है कभी कभी कि यार कभी कभी जो एग्जामिनर है उसको क्वेश्चन आपके पसंद ना आए, आप जो लिख रहे हैं, ठीक है। तो वैसे क्वेश्चन कभी उसको पसंद ना आए तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको 2 उसको लगे कि ये गलत है, तो आपके 4 तो बराबर, मतलब आपको 4 मार्क्स अभी भी मिल सकते हैं। तो ट्राई करो कि 6 आप लिखें। अब इसमें से भी आप लिख सकते हैं कि आपको इस पैराग्राफ से तो नहीं, हम बोल सकते हैं कि इस गद्यांश से क्या सीख मिलती है, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से, मतलब ये तो आपका फिक्स क्वेश्चन है। या फिर इस गद्यांश को उचित शीर्षक दीजिए, ये भी आपका एक सेकंड फिक्स क्वेश्चन है। बट ट्राई करो कि ये आप लिखो ऑप्शन में, बट ये जो 4 क्वेश्चन है या फिर 6 क्वेश्चन है आपको लिखने ही लिखने इस तरीके से। अब कितना टाइम देना है ये भी आप जान लो, नहीं तो यहाँ पे होता क्या है, बहुत से स्टूडेंट गलती कर देते हैं। बट ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10 मिनट इस क्वेश्चन को देने हैं, ठीक है। मतलब एक क्वेश्चन को आपको एटलीस्ट कितने मिनट देने हैं, 2.5 मिनट फॉर्म करने के लिए एक क्वेश्चन को। मतलब ओवरऑल 10 मिनट में आपको 4 क्वेश्चन या फिर 6 क्वेश्चन जो कुछ भी है आपके हिसाब से बना लेने हैं, ठीक है। अब आता है भैया जो प्रश्न क्रमांक प्रश्न क्रमांक 5 है, उसमें से आ क्वेश्चन, ठीक है, आ सब क्वेश्चन। अब देख लो यार, आ में जो है बेसिकली आपको 3 टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, वृत्तांत लेखन, कहानी लेखन और विज्ञापन लेखन। अब देख लो, इसमें से भी वृत्तांत लेखन या फिर उसमें जो है कहानी लेखन, इन दोनों में से एक लिखना पड़ता है, एंड एक होता है विज्ञापन लेखन जो आपको लिखना ही लिखना है, उसको आपको ऑप्शन में नहीं है। तो मैं यही बताना चाहूँगा कि आपकी पकड़ किस में है, या वृत्तांत लेखन में पकड़ है या फिर कहानी लेखन में पकड़ है। जिसमें आपको लगता है कि नहीं यार मैं वृत्तांत लेखन बहुत अच्छी तरीके से लिखता हूँ, तो वृत्तांत लेखन को ही लिखना है। या फिर आपको लगता है कहानी लेखन में अच्छी तरीके से लिखता हूँ तो आपको कहानी लेखन पर ही फोकस करना है। या फिर आपको लगता है कि सर मैं दोनों इस पर भी, मतलब अच्छा आपको बोल सकते हैं पकड़ है मेरी, मतलब वृत्तांत लेखन भी अच्छे लिखता हूँ एंड कहानी लेखन भी। तो ट्राई करना है कि एग्ज़ाम में जो आपको इजी लगता है, मतलब कभी आपको लिखता है कि नहीं यार वृत्तांत लेखन में ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट लिख पाऊंगा तो वृत्तांत लेखन को लिखो। या फिर आपको लिखता है कि कहानी लेखन में ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट लिख पाऊंगा, ये ईजी है, तो कहानी लेखन को लिखो। मतलब कहने का तात्पर्य यही है कि जिनको दोनों भी आते हैं उनको एग्ज़ाम में देखना है कि कौन सा ईजी टॉपिक है, एंड जिनको एक ही आता है उस एक पर ही फोकस करें, और जिनको कुछ भी नहीं आता है
तो उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि एक ट्रिक आपको बताना चाहूँगा कि कहानी लेखन में बेसिकली इस तरीके से ही क्वेश्चन आएंगे आपको कि आपको मुद्दे दिए जाएंगे एंड मुद्दे पर आधारित आपको टाइटल लेना होगा एंड उस टाइटल के बीच में आपको ये जो लाइन्स है उस लाइन्स को थोड़ा खींच के थोड़ा क्रिएटिव बना के आपको एक कहानी बनानी पड़ेगी। अब इसमें कभी आप थोड़े क्रिएटिव बंदे हो कि आपको लिखने की आदत है, ठीक है, लिखने की आदत है, या फिर आप थोड़े से कहानी बनाने में एक्सपर्ट है। हर कोई कहानी बनाने में एक्सपर्ट होता है, बट इस मामले में हम बोल सकते हैं लिखित मामले में, तो यार मैं यही बोलूँगा कि आपको ऐसा लगता है कि आप इसमें माहिर है तो कहानी लेखन पर ही फोकस करें। अब कहानी लेखन को मैं बेसिकली आपको कहना चाहूँगा कि जो मुद्दे हैं उसको आधारित पर ही, मतलब ऐसा नहीं है कि जो मुद्दे हैं उससे बाहर आप कुछ भी लिख रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। जो मुद्दे दिए हैं ट्राई करो कि वो सभी के सभी कवर होने चाहिए। क्या बोला मैं? वो सभी के सभी मुद्दे कवर होने चाहिए, ऐसा आपको लिखना है। एंड टाइटल एंड सीक तो आपको देनी है लास्ट में एंड फर्स्ट में, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब कितने लाइंस के लिखने कथा लेखन, तो ट्राई करो यार कि ज़्यादा से ज़्यादा बोल रहा हूँ यार मैं, 20 से 30 लाइन के वो होने चाहिए, मतलब एक पेज तक, ठीक है। आप पर डिपेंड है बाकी क्या है तो। एंड वृत्तांत लेखन में यार मैं तो बोलूँगा कि वृत्तांत लेखन भी अच्छा टॉपिक है। इसमें भी आप देख सकते हैं कि जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा है आपको विवेकानंद विद्यालय सोलापुर, इस तरीके से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का रोचक वृत्तांत लेखन लिखिए। मतलब बेसिकली क्या हुआ था, इसमें एक अभियान हुआ था जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक हम बोल सकते हैं अभियान चला गया था। तो क्या लिखना होता है आपको, बेसिकली टाइटल लिखना होगा। क्या लिख सकते हैं आप? टाइटल है यार आप पर डिपेंड है, आप यही का यही लिख सकते हैं, मतलब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है डेट क्या है, गांव का नाम, ओके। उसके बाद किसने लिखा, ठीक है, विद्यार्थी प्रतिनिधि कौन था या फिर रिपोर्टर कौन था बेसिकली। एंड उसके सामने आपको फिर आपके जो डिटेल्स है वो लिखने हैं। अब डिटेल्स में क्या क्या लिखना है, डिटेल्स में बेसिकली सबसे पहले क्या हुआ था, मतलब सबसे पहले जो हम बोल सकते हैं प्रीफेस क्या था, मतलब प्रीफेस क्या मतलब सबसे पहले क्या क्या हुआ था, किस गांव में था, ठीक है, किसने आयोजित किया था। एंड उसके बाद हम बोल सकते हैं कि उसमें क्या क्या आयोजन किया था, ये आप लिख सकते हैं। सेकंड पैराग्राफ में आप क्या लिख सकते हैं कि बेसिकली उसके बाद इसमें क्या क्या हुआ, ठीक है, इस प्रोसेस में क्या क्या हुआ, किसने क्या किया, स्टूडेंट्स ने क्या किया, पॉलिटिशियंस ने क्या किया, जो गांव के लोग हैं या फिर शहर के लोग हैं उन्होंने क्या किया, इस तरीके से। एंड जो लास्ट पैराग्राफ है इसमें आप लिख सकते हैं कि बेसिकली हम लिख सकते हैं कि जो एक प्रमुख अतिथि आए थे, तो प्रमुख अतिथियों ने बेसिकली क्या कहा, उन्होंने क्या निवेदन किया। उसके बाद जो हम बोल सकते हैं चीफ गेस्ट, उन्होंने निवेदन क्या किया, यही है, ठीक है। तो आपको ये लिखना है। एंड किस तरीके से जो कार्यक्रम की लास्ट एंडिंग है वो किस तरीके से समाप्त हुई, तो आप ये थर्ड पैराग्राफ में लिख सकते हैं। तो इस तरीके से मतलब हम बोल सकते हैं फॉर्मेट में होता है वृत्तांत लेखन। इसीलिए मुझे ईजी भी लगता है वृत्तांत लेखन एज़ कम्पेरिजन टू कथा लेखन। बट आपको लगता है कथा लेखन में आप माहिर है तो उसको ही प्रेफर करो। वृत्तांत लेखन में जो लिखता है, मतलब बेसिकली जो आपको आता है वो लिखो। वृत्तांत लेखन भी आपको ट्राई करना है कि 20 से 30 लाइन में ख़त्म हो, ज़्यादा नहीं लिखना है। यार ये बात मेरी जान लो यार, ज़्यादा नहीं लिखना है, ठीक है। मैं तो बोलूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा 20 ही लाइन में लिख लो यार, ठीक है, क्योंकि वृत्तांत लेखन अच्छा भी नहीं दिखता ज़्यादा लंबा हुआ तो, ओके। अब उसके बाद देख लो विज्ञापन लेखन। विज्ञापन लेखन आपको करना ही करना होता है, इसमें तो कोई इश्यू वाली बात नहीं होती। एंड बहुत इजी टॉपिक होता है एंड मुझे भी लगता है एग्ज़ाम में भी इजी ही आएगा इस बार भी। एक ट्रिक बताना चाहूँगा यार आपको मैं, जो कि है आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपको एक पेपर ले लेना है, सॉरी पेपर तो आपका होगा ही, आंसर शीट। इस आंसर शीट में एक बॉक्स बनाना है आपको एंड इस बॉक्स में आपको सारी डिटेल्स भरनी है। जैसे कि आप स्कूल बस के लिए ड्राइवर चाहिए तो आप क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले चाहिए 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 चाहिए। अब किसके लिए, तो स्कूल बस के लिए ड्राइवर चाहिए, ठीक है, इस तरीके से। अब देख लो इसमें आपको दिया है शैक्षणिक अर्हता क्या है, अनुभव क्या है, व्यावसायिक अर्हता, वेतन। मतलब यार बेसिकली ये जो 4 चीज़ें हैं आपको इस बीच में लिख लेनी है, ठीक है, ये जो बीच का पार्ट है इसमें। एंड संपर्क ये जो है आपको एकदम निचले के पार्ट में लिख लेनी है। तो इस तरीके से कभी लिख लिया तो मतलब बेसिकली ये भी फॉर्मेट के, मतलब ये फॉर्मेट भी आपने रट लिया कि आपको इस तरीके से लिखना है, तो अब इजीली आपको जाहिरात में 5 पैसे 5 मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है। ऐसी जाहिरात नहीं आई, कभी किसी वस्तु पर आई, तो किस तरीके से एक बॉक्स आपको निकाल लेना है यार। इस बॉक्स में आपको बेसिकली क्या करना है, इस बॉक्स में जो सपोज दैट आपको किसी भी वस्तु पर, एक साबुन के वस्तु पर कभी आपको दिया हुआ है एडवर्टाइज निकालना, तो आप इसका टाइटल लिख सकते हैं सबसे पहले। आप उससे पहले क्या लिख सकते, थोड़ी सी एक लाइन लिख सकते हैं, ठीक है। वो कैसे कि सबसे खुशबूदार या फिर त्वचा को करे सुंदर,
या फिर हम बोल सकते हैं त्वचा में लाए निखार और त्वचा को बना दे सुंदर। एंड उसके बाद आपका जो साबन है उसका टाइटल, उसके बाद जो बीच का पार्ट है उसमें आप वैशिष्ट्य लिख सकते हैं, सुंदर है, सुंदर तो नहीं आपकी त्वचा का बेसिकली सुंदर रखती है। उसके बाद आप लिख सकते हैं कि सुगंधित है, उसमें बहुत से हम बोलते हैं ना कि एक प्रकार से कौन कौन से सुगंधित है, मतलब कौन कौन से टाइप के सुगंध है, ये भी आप लिख सकते हैं वैशिष्ट्य में। मतलब वैशिष्ट्य आपको क्या लिखना है, जो स्पेशलिटी है उसकी 4 से 6 स्पेशलिटी आपको लिखनी है उसके। आप छूट भी दे सकते हैं, छूट ज़्यादा नहीं देना है। बहुत से स्टूडेंट 90% भी दे देते, 100% भी दे देते कुछ कुछ तो इतना नहीं देना है भैया, आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10, 20, 30% ही देना है, ठीक है। तो ये बात जान लो। अब आप ऐसा भी लिख सकते हो 1 पर 1 मुक्त या फिर 5 पर 1 मुक्त, ठीक है, जिससे थोड़ा और अट्रैक्टिव लिखे। एंड जो लास्ट पार्ट होता है उसमें आपका संपर्क नंबर, दैट इज़ इट, मतलब हो गया, ठीक है, इस तरीके से। अब इसको कितना टाइम देना है, तो भाई 10 मिनट में हो जाना चाहिए, ये बात मेरी जान लो, ओके। अब ये जो लास्ट पार्ट होता है निबंध लेखन, तो निबंध लेखन में आपको जो है बेसिकली 3 में से 1 पॉइंट आपको लिखना पड़ता है। तो भैया तीनों के तीनों या फिर 3 में से 2 नहीं लिखना है। जो एक आता है मुझे, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि यार मुझे बताओ जो टॉपिक आपको 100% बहुत ज़्यादा आता है एंड बाकी के जो टॉपिक है उसमें आपको एज़ कंपैरिजन जो आपने पहला लिखा था उससे ज़्यादा कम आता है, तो मुझे बताओ किस में ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। एब्सोल्युटली जिसमें आपको ज़्यादा आता है, कम आता है उसमें थोड़ा ना कम ज़्यादा मिलेंगे। तो यही बात है, जिस टॉपिक में आपको ज़्यादा पॉइंट्स लिखने आते हैं या फिर आपको लगता है कि नहीं यार मैं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकता हूँ अच्छी तरीके से वो भी, तो उसको ही ज़्यादा प्रेफरेंस दो। एंड तीनों के तीनों मत लिखो, एक ही लिखो, आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है, वो आप पर डिपेंड है किस तरीके से। अब निबंध में देखा जाए तो निबंध में बहुत से स्टूडेंट फंसते हैं, बट मुझे लगता है कि यार निबंध थोड़ा सा रिलेटेड रहेगा, जैसे कोविड पर रिलेटेड रह सकता है, पुलिस हो गया, उसके बाद जो है आर्मी हो गया, मतलब बेसिकली जो कोरोना वॉरियर्स है उसके रिलेटेड भी आ सकता है। तो ये बात जान लो यार, आ सकता है, मैं बोल रहा हूँ आएगा इसकी गारंटी नहीं है, बट हाँ कोई भी आए बट आपके रिलेटेड ही होगा कि जो आपको बेसिकली बहुत अच्छी तरीके से आता हो। जैसे कि यार मेरा भारत देश, पर्यावरण संतुलन, पुस्तक की आत्मकथा, तो इसमें से तो आप 100% मेरा भारत देश इसमें तो बहुत अच्छी तरीके से लिख पाओगे, ये तो आपके रिलेटेड है। या फिर पुस्तक की आत्मकथा, ये भी आप बहुत अच्छी तरीके से लिख पाओगे। जैसे कि अब सपोज दैट आपको लिखना है मेरा भारत देश, तो क्या क्या लिख सकते हो कि बेसिकली आप 1947 से पहले भारत में क्या था, भारत को स्वतंत्रता कैसे मिली, स्वतंत्र सेनानियों के यहाँ पे महत्व क्या था बेसिकली जब हम स्वतंत्र हुए उसमें, उसके बाद हमारा भारत देश किस तरीके से विकसनशील हुआ या फिर विकसित हुआ, आप ये लिख सकते हैं इसमें। उसके बाद हम लिख सकते हैं कि किस तरीके से जो हमारी बेटियां हैं वो बेटियों ने किस तरीके से जो ऊंचाइयां प्राप्त की, ठीक है। उसके बाद हम लिख सकते हैं कि टेक्नोलॉजी में भारत ने कैसे ऊंचाइयां प्राप्त की, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। खेल में बोलो, आर्ट्स में बोलो, या फिर जो नृत्य हो, क्रीड़ा हो, बेसिकली कुछ भी हो, उसमें किस तरीके से भारत ने ऊंचाइयां जो है हासिल की, ओलंपिक में किस तरीके से भारत ने जो है कदम आगे फहराए, हम बोल सकते हैं। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। बेसिकली आप इस तरीके से कितने बहुत से पॉइंट है जो आप आपके मन से लिख सकते हैं। इसलिए मैं बोला था कि रफ शीट ले लो यार। रफ शीट में ऐसा भी मैंने बोला था कि इसका फ़ायदा यही है कि बहुत बार ऐसा होता है कि आपको जो पॉइंट लिखने होते हैं आप लिख ही नहीं पाते, आप भूल जाते, आपको बाद में यहाँ पे याद आता है कि यार मुझे ये लिखना था, एंड उसके कारण आप पूरा इस तरीके से ये क्या बोलते हैं हम कट कुट कर लेते हो, एंड जिससे आपके मार्क्स कट जाते हैं, ठीक है। तो यही कारण है यार कि उससे अच्छा ये है कि आपके पास जो रफ शीट है उस रफ शीट में लिख लो कि क्या क्या आपको लिखना है, ठीक है, जिससे आपकी कट कुट कम हो एंड आपको जो लिखना था वो आप अच्छी तरीके से लिखो, अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर सको। अब उसके बाद हम देख सकते हैं कि पुस्तक की आत्मकथा पर डिपेंड है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अब ये जो आत्मकथा पर है, जैसे कि आप लिख सकते हैं पुस्तक के बारे में, जैसे कि सबसे पहले क्या बोल सकते हैं, प्रसंग आपके साथ एक बोल सकते घटित हुआ था। क्या लिख सकते हो कि मैं यहाँ पे जो है स्कूल के बाद घर में आ रहा था, एंड घर में आने के बाद मैंने जो है दफ्तर जो है मेरे पीठ से निकाला, एंड उसमें से कुछ किताबें थे वो निकाल कर फेंक दिए। अब फेंक दिए तो मैं नहाने को जा रहा था या फिर हाथ पाँव धोने को जा रहा था, वटेवर जो कुछ भी हो। तो उसके बाद अचानक से आवाज़ आई पुस्तक से, आह, ठीक है। अब आप लिख सकते हैं कि आहा, अब देखो, आहा
अब इसमें भी आपको हम बोलते हैं ना यार मराठी में एकेरे उतरण चिन्ह दुहेरे उतरण चिन्ह, तो इसका आपको उपयोग करना है क्योंकि आप बेसिकली आत्मकथन लिख रहे हो, मतलब हम बोल सकते हैं संवाद लिख रहे हो, तो इसमें आपको ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लिख सकते हो उसके बाद कि आहा की आवाज़ आई, उसके बाद मैं चौंक गया, उसके बाद इधर उधर देखने लगा, तो मैंने देखा तो कोई नहीं था, बट जब मैंने नीचे देखा तो उसके बाद मुझे यहाँ पे मैं आश्चर्यचकित रह गया कि किताब भी बोल रही थी। अब उसके बाद आपकी स्टोरी शुरू होती है आत्मकथा की, कि ये जो पुस्तक है उसने उसकी आत्मकथा बनाना शुरू कर दिया कि मैं पहले क्या था, ठीक है, मेरा मालिक कौन था, उसने किस तरीके से मुझे पाला था, बट क्या बोल सकते हैं कि एक उसका मित्र था जिसने बहुत क्रूरता से मुझे मेरा उपयोग किया, उसके बाद मैं रद्दी को फेंक दिया, बट आप बहुत अच्छे हो इसलिए आपने मुझे रद्दी से ख़रीद कर, मैं अच्छा लगा इसलिए आपने मुझे ख़रीद कर आपके घर लाया, पर अब आप मेरे से इस तरीके से कभी व्यवहार करोगे तो मुझे भी बहुत मतलब बुरा लगेगा। बेसिकली मतलब आप एक प्रेजेंट कर रहे हो, मतलब एक व्यक्ति या फिर एक वस्तु आपसे बोल रहा है, इस तरीके से आपको लिखना है, मेरा यही कहना है। ठीक है, अब इसीलिए मैं बोला था कि यार आप अच्छी तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाओगे, आपको बहुत से जो है ना ये कटपिट होती रहेंगी, एंड बेसिकली जो है ना निबंध लेखन के पार्ट में तो ये कटपिट बहुत होती है एंड पॉइंट्स तो बहुत छूट जाते हैं। तो इसलिए मैं बोला था कि रफ शीट का बहुत इंपॉर्टेंस है, रफ शीट ले लेना एंड उसमें जो है बेसिकली जो पॉइंट्स आपको लिखने हैं वो लिख लेना, आपका ही फ़ायदा होगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, एंड मैंने बता दिया कि किस तरीके से कितना मिनट देना। अब इसको भी यार ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट ही दे दो यार, ज़्यादा नहीं बट 30 मिनट। एंड कितना लिखना है, तो अब आपको बोला है 80 से 100 शब्द, 80 से 100 शब्द, तो मतलब हम बोल सकते हैं कि 1.5 पेज तक। तो ट्राई करना है कि आपको 2 पेज लिखना ही लिखना है, उससे ज़्यादा नहीं। बहुत से महारथी 3 पेज लिखते बैठते हैं। 3 पेज मतलब ऐसा नहीं भरा ये आगे का पीछे का मिलकर 1 पेज, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं। आपका आगे का पेज या फिर पीछे का पेज ऐसा मिलकर आप जो है बेसिकली 1 पेज 2 पेज बोल सकते हैं जो आपको लिखना है। ठीक है, 1.5 मिनिमम, 2 ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ऊपर नहीं। अब मैं बोल रहा हूँ क्यों नहीं ज़्यादा लिखना है, क्योंकि ज़्यादा लिखोगे तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि आपकी मिस्टेक जो है बेसिकली कहाँ हो रही है, वो मिस्टेक ज़्यादा निकालेगा। एंड बहुत से एग्जामिनर चेक भी नहीं करते यार, ठीक है, ज़्यादा पेपर नहीं पढ़ते वो, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी बहुत से पेपर होते हैं, तो लिख कर ही क्या फ़ायदा। इसलिए जितना बोला है उतना ही लिखो, आपका टाइम की बर्बादी नहीं होगी। एंड जितना लिखा है जितना बोला है उतना ही कभी आपने लिखा, वो भी पॉइंट वाइज। मतलब क्या कि आपको जो लिखना था एंड जो बहुत उपयुक्त है एंड बहुत इंपॉर्टेंट है वही लिखा, तो बहुत अच्छे तरीके से आप मार्क्स स्कोर कर सकते हो। बट आप कुछ भी कचरा भरे जा रहे हो तो बहुत दिक्कत हो सकती है, तो ये बात जान लो। ठीक है, आई होप इस वीडियो में आपको सब कुछ डाउट जो है बेसिकली क्लियर हुआ होगा। ठीक आहे, आय एम सॉरी फॉर दॅट की यार इथं म्हणजे बघा यार मला हिंदी एवढी काही येत नाही, बट स्टील मी इथं ट्राय केलं की आपल्या हिंदी माध्यमाच्या विद्यार्थ्यांना सुद्धा हे समजेल। तर धन्यवाद हे व्हिडिओला बघ